तो उससे क्या, ओके अगर आपको वेरिएशन का पता चलता है तो आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे छलांग मारनी है या नहीं मारनी है। अगर स्विमिंग आती है तो मारनी है, और अगर नहीं आती तो मारनी है या नहीं मारनी है। ओके, सो व्हाट टुडेज क्लास इज गोइंग टू टीच यू इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्पर्शन और वेरिएशन और स्प्रेड इन अ डेटा सेट। लास्ट टाइम हमने किया था व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एवरेज ऑफ अ डेटा सेट। आपको एवरेज पता लगा था, पोजिशनल एवरेज, लोकेशन एवरेज, अदरवाइज मीन क्या है, मीडियन का है, कहाँ दोनों यूज होते हैं। लेकिन आज आपको ये पता चलेगा वेरिएशन क्या होती है डेटा में। ओके, a second reason for studying dispersion in a set of data is to compare the spread on two or more distributions. We'll do this in the next slide. Okay, which of the scores has larger dispersion? लुक देयर टू डिस्ट्रीब्यूशंस हियर, ये 1 से 10 तक है, ये भी 1 से 10 तक है। लेकिन अगर आप एकदम विजुअली देखेंगे ना इसको, आपको एकदम समझ में आता है कि जो अपर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इट हैज मोर डिस्पर्शन बिकॉज द स्कोर्स आर मोर स्प्रेड आउट। आप देखो इसमें स्प्रेड ज्यादा है, फैलाव ज्यादा है, इसमें फैलाव या स्प्रेड कम है। ओके, सो आप ये नहीं बोल सकते कि ये सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ये सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं है। दे आर लेस सिमिलर टू ईच अदर बिकॉज द अपर डिस्ट्रीब्यूशन has more dispersion because the scores are more spread out. Okay. Now, these are the 5 measures of dispersion which are very, very commonly, asked in exams also, in Viva also, and otherwise also whenever you are doing any kind of research, your research basically starts from here. आपका डेटा होता है, आपको डेटा का मीन बताना होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन बनाना होता है, रेंज बताना होता है अपना डेटा का, जैसे हमने पिछली बार जैस में किया था और जेमोवी में किया था कि रेंज 1 सेकंड में एक क्लिक पे निकलता है, बट आपको पता होना चाहिए कौन सा वेरिएबल या कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्शन यूज करना है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इन 5 की रेंज: IQR, इंटरक्वार्टाइल रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओके, सबसे पहले बात करते हैं रेंज की। द रेंज इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट स्कोर इन अ सेट ऑफ डेटा एंड द स्मॉलेस्ट स्कोर इन अ सेट ऑफ डेटा. Okay, that is maximum value minus minimum value. What is the range in the following data? See, 4, 8, 1, 6, 6, 2, 9, 3, 6, 9. So smallest number is 1, largest is 9. So what is the range? The range is going to be maximum value minus the minimum value, which is 9 minus 1, which is equal to 8. For this set of data, the range is 8. Okay. रेंज इज यूज व्हेन वी हैव ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा कौन सा डेटा होता है? ऑर्डिनल डेटा वो डेटा होता है जो आप एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। एनी डेटा विच हैज सम लॉजिकल ऑर्डर टू इट इज कॉल्ड ऑर्डिनल डेटा। फॉर एग्जाम्पल, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, नॉन स्मोकर, पार्शल स्मोकर, से हैवी स्मोकर और एक्स स्मोकर या एवर स्मोकर। ओके, सो डिफरेंट कैटेगरीज जहां पर होंगी ना, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, डीन, director principal. This is ordinal. Whenever you follow range, that is your ordinal data. Okay, you are presenting your results to people with little or no knowledge of statistics. रेंज बहुत इजीली यूज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपकी क्लास के मार्क्स डिस्कस करने हैं किसी और टीचर के साथ, तो मैं क्या बोलूंगी? मैं बोलूंगी सबसे वीक जो कैंडिडेट था मेरी क्लास का, उसमें 100 में से 20 मार्क्स आए हैं, और जो सबसे ब्राइट था उसके 100 मार्क्स आए हैं। तो मेरी क्लास की रेंज अप्रोक्सीमेटली 20 to 100 है, दैट इज 80 है मेरी क्लास की रेंज। ओके, द रेंज इज रेयरली यूज इन साइंटिफिक वर्क एज इट इज फेयरली इनसेंसिटिव। हम बहुत कम यूज करते हैं रेंज, हम सिर्फ मेंशन करके छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि इट इज नॉट एमेनेबल टू एनी कम्प्लेक्स मैथमेटिकल फॉर्मूला और एनीथिंग एल्स। कोई हम मैथमेटिकल फंक्शन इस पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इट डिपेंड्स ऑन ओनली स्कोर्स। द मेन लिमिटेशन विद रेंज इज दिस। क्यों हम इसको नहीं ज्यादा यूज करते हैं? क्योंकि आपके डेटा में बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए जब आप रेंज निकाल रहे हैं ना, आपके लिए 2 नंबर्स ही मैटर करते हैं, सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। बीच में मैक्सिमम बच्चों के 90 से ऊपर मार्क्स हो सकते हैं, काफी कम बच्चे होंगे जिनके 20 से 25 के बीच में होंगे, लेकिन रेंज चेंज नहीं होगी। ओके, रेंज आपकी फिर भी 100 और 20 के बीच में 80 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि आपकी रेंज डिपेंड ही सिर्फ 2 डेटा पॉइंट्स पे रही है। वन इज द मैक्सिमम डेटा पॉइंट विच इज 100 इन दिस केस, and the other is the minimum data point which is 20 in this case. So range नहीं change होगा, range आपका 80 ही रहेगा. Okay, you might have bright students, you might have students who have performed extremely well. The same क्वेश्चन पेपर हैज बीन गिवन टू 5 sections, लेकिन मान लीजिए कि
20 और 100 ही रहता है मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर। लेकिन एक सेक्शन ए है जिसमें बहुत बच्चे हैं जिनके 80 से ऊपर मार्क्स आए हैं, एक सेक्शन बी है जिसमें बहुत बच्चे हैं जिसके 90 से ऊपर मार्क्स आए हैं, लेकिन सब टीचर क्या बोलेंगे, मेरी रेंज 80 ही है। ओके, वाई? दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ रेंज, इट डिपेंड्स ओनली ऑन टू scores of a set in a set of data, which is maximum and minimum. Okay, just see with the help of an example. Two very different sets of data can have the same range. See, this is one set of data. Okay, 1 1 1 1 and 9. Okay, what is the range? 9 minus 1 is 8. See, look at this data. 1 3 5 7 and 9. Maximum is 9, minimum is 1, range is again 8। लेकिन देखो डेटा सेट कितने डिफरेंट है आपस में। मान लो ये मार्क्स ही हैं 10 में से, दो क्लासेस के। इस क्लास में, फर्स्ट क्लास में मान लो 5 ही बच्चे थे और आपने फर्स्ट ग्रुप को एक क्वेश्चन पेपर दिया। आप अगर ध्यान से देखें ना, फर्स्ट क्लास में 4 बच्चे फेल हो रहे हैं, राइट? 1 1 1 1 मार्क्स है, और एक जो है वो टॉपर है, उसके 9 मार्क्स हैं। इस वाली क्लास में देखो, मान लो 30% मार्क्स पासिंग है। ओके, तो 3 5 7 9 सारे पास हो रहे हैं और एक ही है जो फेल हो रहा है। लेकिन दोनों टीचर्स क्या बोलेंगी, मेरी रेंज 8 है। 1 to 9, 1 to 9। ओके, सो रेंज डिपेंड्स, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सैंपल साइज। जैसे जैसे आपका सैंपल साइज बढ़ता जाता है, आपकी रेंज बढ़ जाती है। ठीक है? The number of cappuccinos sold at Nescafe in Ascoms between 8 a.m. and 11 a.m. for a period of 5 days in October were 20, 40, 50, 60, and 80. Determine the range for the number of cappuccinos sold. Range is largest minus smallest value. Largest value is 80. Smallest value is 20. So what is the range? Range is 80 minus 20 is equal to 60. ठीक है? I hope everything is clear यहाँ तक. So range is nothing but the difference between the maximum and the minimum value. Okay, in this case, 80 cappuccinos were sold highest in one of the 5 days. Okay, and 20 was the minimum. So 80 minus 20 is 60. So the range is 60 here. Okay. Now we'll talk about a very important concept. Whenever you submit a manuscript, okay, and you have used median instead of mean. जब भी आप एक बात बिल्कुल गांठ बांध लें कि जब भी आप मीन अपने मैन्युस्क्रिप्ट में लिखते हैं, मान लो आप मीन एज लिख रहे हो अपने ग्रुप की, आपने एक सर्वे किया और देखा कि एवरेज हीमोग्लोबिन एक पर्टिकुलर सेकंड प्रॉफ का कितना था। ठीक है, मैंने लिखा कि मेरी मीन एज सेकंड प्रॉफ स्टूडेंट्स की 21.5 ईयर्स थी। ओके, always it is the best practice that whenever you write mean, please in brackets write what is the standard deviation. Okay, अब मान लो कि मेरा डेटा स्क्यूड है। I'll tell you this in the next class. अभी सिर्फ सुनते जाओ। आपका डेटा स्क्यूड है, आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जब भी आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम मीडियन लेते हैं। आप पिछली क्लास में वापस जाएं, पिछली क्लास में हमने क्या किया था, हमने कॉन्सेप्ट लर्न किया था कि मीन इन अ डेटा सेट is always affected by outliers or extreme observations, but median is not. Why median is not? Because median के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम डेटा को अरेंज करते हैं, वो सेंट्रल वैल्यू हमारी मीडियन होती है। अगर मान लो कोई आउटलायर भी है तो मीडियन ज्यादा चेंज नहीं होता, वो एक वैल्यू आगे चला जाता है। ठीक है, इसीलिए मीडियन के साथ इंटरक्वार्टाइल रेंज यूज होता है और मीन के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होता है। अब इसको हम थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में बात करते हैं। जब भी हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हम मीन निकालते हैं। जब भी हमारा डेटा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिंपल बेल शेप्ड कर्व। ओके, जब भी हमारा डेटा स्क्यूड होता है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, तो हम मीडियन यूज करते हैं। ठीक है बेटा, जब हम मीडियन यूज करते हैं ना, तो हम इंटरक्वार्टाइल रेंज यूज करते हैं, और जब हम मीन यूज करते हैं तो हम स्टैंडर्ड डिविएशन यूज करते हैं। ठीक है, ओके, we'll come to this slide a little later. Okay, I'll show you this first. Okay, whenever you arrange your data in ascending or descending order, see what is written here. Observations are arranged in ascending order. Okay, just a second. Okay, so whenever we arrange the observations in ascending or descending order, see, this is the minimum value,
that is the maximum value, right? This is the maximum value, this is the minimum value. Arrange all observations in ascending and descending order. You know the central point of this data set is median. Okay, ये हमने last time किया था, ये median है. अब मान लो मीडियन का नाम हमने Q2 रख दिया, ठीक है, इसको हम सेकेंड क्वार्टाइल बोलते हैं. क्वार्टाइल का क्या मतलब है? क्वार्टाइल का मतलब है कि किसी भी डेटा सेट को आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. मतलब कि जो सेकेंड क्वार्टाइल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है डेटा को. ओके, ये 2 पार्ट्स कौन से हैं? 50% बिलो द मीडियन, 50% अबव द मीडियन. अब मान लो ये बिलो द मीडियन ऑब्जर्वेशंस जो हैं मिनिमम वैल्यू से लेकर Q2 तक, इसको भी हमने आधे में डिवाइड करना है, तो ये हमारा Q1 बन जाता है. दिस पॉइंट विच इज डिवाइडिंग यहां से लेकर यहां तक, मिनिमम वैल्यू से लेकर Q2 को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, 25%, 25%. दिस इज Q1. ओके, इसको हम फर्स्ट क्वार्टाइल बोलते हैं. Q2 आपको पहले ही पता है, Q2 क्या है? मीडियन है. व्हाट इज Q3? Q3 इज, it is also called third quartile, and it is dividing the observations into the three. This is the third quartile. 1, 2, 3, 4. 4 इक्वल पार्ट्स में जब आपने डिवाइड करना है, मैक्सिमम वैल्यू से लेकर Q2 मीडियन तक को अगर आपने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो वो काम Q3 करेगा. ओके, अब अल्टीमेटली क्या हुआ? Q1, Q2 और Q3, ये 3 ऐसे पॉइंट हैं जो आपके पूरे डेटा सेट को डिवाइड कर रहे हैं इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. माइंड इट, there are 3 points Q1, Q2 and Q3. लेकिन ये डिवाइड क्या कर रहे हैं? ये डिवाइड कर रहे हैं आपके डेटा सेट को इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. 3 points dividing your data set into 4 equal parts. Okay, and equal parts में 25% of the observations lie in each part. Okay, now what is interquartile range? Q3 और Q1 के बीच का एरिया, दिस इज इंटरक्वार्टाइल रेंज. जब भी आप मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करते हैं और आप मीडियन मेंशन करते हैं, द मीडियन एज in my data set was 25 years. The manuscript, if you don't write the interquartile range, the manuscript will come back to you and the editor for the journal will tell you, please write the interquartile range or the semi-interquartile range, that is SIR, along with the median. You should not, it is not a good practice that you quote mean without SD, that is standard deviation, and median without IQR. Always remember, median के साथ IQR डालना होता है और mean के साथ SD डालना होता है. ठीक है, now we'll go back to the first slide. Semi interquartile range or SIR is defined as the difference of the first and the third quartiles divided by 2, right? First quartile was this one, third quartile was this one. ऑब्वियसली थर्ड क्वार्टाइल आगे है तो Q3 बड़ा होगा Q1 से, तो Q3 में से Q1 को माइनस कीजिए, ठीक है, और उसके बाद उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से. 2 से क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि यहाँ सेमाई लिखा हुआ है, SEMI. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स हाफ. दिस इज हाफ. ओके, तो आपने जो डिस्टेंस बिटवीन Q3 था और Q1 था उसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये आपका बन गया सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज. ओके, नाउ जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, the first quartile is also called this one. The first quartile is also called the 25th percentile. इसका क्या मतलब हुआ कि instead of 4 equal parts, if you are dividing this whole thing into 100 equal parts, ठीक है, तो Q1 जो होगा ना वो 25th percentile बन जाएगा और Q3 क्या होगा? 75th percentile बन जाएगा. 75th percentile का क्या मतलब है? इस पूरी लाइन को आपने 100 4 में किया ना, यहाँ डिवाइड, हमने 4 में नहीं करना है. 3 सेट्स हैं, 3 डेटा पॉइंट्स हैं, Q1, Q2 एंड Q3, वो डिवाइड कर रहे हैं इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. मान लीजिए हमारे पास 99 पॉइंट्स हैं और वो डिवाइड कर रहे हैं दिस होल थिंग इनटू 100 इक्वल पार्ट्स. ओके, दिस इज गोइंग टू बी द 25th पार्ट, 25th पॉइंट. दिस इज गोइंग टू बी द 75th पॉइंट या 75th रैंक. ओके, तो 75 से ऊपर 25% ऑब्जर्वेशन होंगी और इससे नीचे 75 होंगी. Q1 से ऊपर 75 है, 25 प्लस 25 प्लस 25, और यहाँ इससे नीचे 25% है. तो Q1 इज ऑल्सो कॉल्ड 25th परसेंटाइल एंड Q3 का दूसरा नाम क्या है? 75th परसेंटाइल. ठीक है, इसलिए यहाँ लिखा है द फर्स्ट क्वार्टाइल इज द 25th परसेंटाइल and the third quartile is the 75th percentile. Okay, and the formula for SIR is Q3, that is third quartile, minus Q1, which is first quartile, divided by 2. Interquartile range is Q3 minus Q1, but the word here is not interquartile but semi-interquartile range. So semi means divided by 2, so it is Q3 minus Q1 divided by 2. Okay,
When the data is arranged in ascending or descending order, the center of, it is not if, it is of the distribution is called median. ओके, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब हम डेटा को अरेंज करते हैं सेंटर इज मीडियन। अब वापस जाते हैं, जब हमने डेटा को अरेंज किया सेंटर इज हियर, Q2 इज द सेंटर, सो एन अदर सिनोनिम फॉर Q2 इज either it is 50th percentile or it is median। हमेशा याद रखना, Q1 is 25th percentile, Q2 is 50th percentile, Q3 is 75th percentile एंड Q2 का दूसरा नाम क्या है, मीडियन है। बहुत बार एमसीक्यू पूछते हैं। ओके, Q2 is what? Q2 is also called median and it divides the data set into two equal parts, that is half of the observations lie below the median and half of the observations lie above the median. Okay. Okay, I've done this. Right. This is just an example for SIR. What is the SIR for the data to the right? This is your data 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 30, and 60. Okay, now what is the SIR for the data to the right? 25% of the scores are below 5. So 25% of the scores are below 5. What is 5 here? 5 is also called Q1 or first quartile. इसका दूसरा नाम क्या है? 25th percentile. Okay, so 5 lies between 4 and 6. This is the 25th percentile or Q1. 25% of the scores are above 25. 25% of the scores are above 25 का क्या मतलब है? 25 is also called Q3 or 75th percentile. Okay. Now it lies between 20 and 30 somewhere here. Now what is the SIR? SIR is going to be Q3, which is 25, minus Q1, which is 5. So 25 minus 5 is 20. 20 divided by 2 because the word semi is used here. Okay. So 20 divided by 2 is 10. So what is the semi-interquartile range here? The SIM or sorry, SIR is 10. Okay. The SIR is often used with skewed data. Skewed data अगली बार हम पढ़ेंगे। Skewed क्या होता है data? Which is not normal. Normal is bell shaped. Skewed data is skewed towards the right or the left. Okay. It is insensitive to extreme scores. Okay. Now, what is mean deviation? The third, we've talked about two things. We've talked about range. We've talked about we've talked about SIR, that is semi-interquartile range. Okay, and the third is mean deviation. If the mean blood pressure of a large group is taken, some observations are found to be above the mean and the others are below the mean. Okay, on summing up all these deviations and differences, the sum of plus and minus will cancel out to 0. To find the mean deviation of observations from the mean, it is nothing but distance of an observation from the mean. We ignore the sign, okay? Ignore the sign, add the differences from the mean and divide by the number of observations. Same formula is used. Instead of mean, we are using the word mean deviation here, okay? Mean is what? What is the formula for mean? Sum of all observations divided by number of observations, okay? यहाँ पर सब कुछ same है. बस आप क्या कर रहे हैं? आप sum observations का नहीं कर रहे, sum deviations का कर रहे हैं. This is the a symbol that you use for summation. Okay, summation of what? Summation of x minus x bar. X bar is mean, x is your observation, this is n, total number of observations. Vertical bar, see यहाँ पर जो आपके बार्स लगी हैं, कह लीजिए या ब्रैकेट्स लगे हुए हैं यहाँ पर, ये वर्टिकल है, ये राउंड ब्रैकेट्स नहीं है। ठीक है, वर्टिकल बार्स इंडिकेट डिविएशंस फ्रॉम द मीन इग्नोरिंग द साइन, क्योंकि हम यहाँ पर साइन को नहीं लेते हैं इनटू कंसिडरेशन। आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझ में आएगा। जब भी हम वर्टिकल बार्स यूज करते हैं इसका मतलब हमने इन सबका सम किया है लेकिन साइन कंसिडरेशन में नहीं लिया, तभी हमने वर्टिकल बार्स यूज किए हैं। Note, the mean deviation is sometimes also called the mean of absolute deviation because it is the mean of absolute deviations ignoring the sign. Okay. Okay. Look at this example. See, my animations are not working because slideshow is not possible today. Otherwise, you would have, understood this step by step. So data is, this is your data, 6, 10, 5, 4, 9, and 8. The first step is compute the average, x bar. X bar is your mean. How will you compute the mean? You will add up everything and then divide it by the number of observations. What is the number of observations? It is denoted by small n. Number of observations is 1, 2, 3, 4, 5, and 6. 6, 10, 5, 4, 9, and 8. So number of observations is 6 here. Okay. So x bar is equal to 42. Iska sum 42 hai. 42 divided by 6 is equal to 7. Okay. So now what do? You have to subtract this 7 from all individual values. These are the individual values. We've written it like this. 6 में से 7 चला गया -1. 10 में से 7 गया 3. 5 में से 7 गया -2. 4 में से 7 गया -3.
9 में से 7 निकाला 2, और 8 में से 7 निकाला 1। लेकिन इसमें अगर आप देखिए, अगर आप एक्चुअली इसको समेट करना शुरू करेंगे, -1 और 1 विल कैंसिल, 3 एंड -3 will cancel, -2 and 2 will cancel, so your sum is going to be 0. But what did we see or study in the previous slide? That for mean deviation, you have to ignore the sign, just sum up everything. So what do? We sum up everything, it comes to 12, and divided by n, which is the number of observations. So your mean deviation is 12 divided by 6 is equal to 2. Okay. I hope it is clear. I'll just try slideshow again. Radhya, let me just try slideshow again, Sure, because ma'am. there are number of slides which are not to be shown for the sake of clarity. I'll just see if this is working. Sure, sure, sure. चल रहा है? No, मैम, नहीं चल रहा है? अभी no, ma'am. आप एक बार फिर से मैम लाइक आप शेयर आंसर करके कैन दोबारा फिर से, हाँ जी, फिर से एक शेयर बार फिर करके से। बताओ मैम। एक्चुअली यहाँ पर ना आई एम यूजिंग मोबाइल डेटा, आई एम नॉट इन जम्मू, आई एम यूजिंग मोबाइल डेटा, वाईफाई पे इट बिकम्स इजियर, यहाँ पर नहीं पॉसिबल है, मोबाइल डेटा पे नहीं इतना बैंडविड्थ है। जस्ट अ सेकेंड, शेयर इट अगेन। एक बार लास्ट बार ट्राई करते हैं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। ओके मैम। अब इसको डालती हूँ मैं स्लाइड शो पे, अगर मिल गया तो। हुआ? चल रहा है? नहीं मैम, अभी भी उसी पे है। नहीं चल रहा है? फिर वापस आते हैं बेटा, फिर स्लाइड शो नहीं कर पाएंगे। श्योर मैम। वापस आ जाते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं। ओके। So the number of cappuccinos sold, this is the same example that we did a few slides back. The number of cappuccinos sold at the Nescafe in Ascoms between 4 and 7. मैं अपना वीडियो बंद करके देखूं अगर स्लाइड शो हो जाए, because video also takes your bandwidth ना। I'll just श्योर stop मैम, the एक बार video, ट्राई है ना? करके देख। You just try, नो इश्यूज just मैम। try. I'll just try. ओके मैम। बेटा अभी चल रहा है? नो मैम। Which slide am I on? यू आर ऑन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। वेरिएंस Okay. एंड स्टैंडर्ड डिविएशन वाली स्लाइड है मैम। Okay. स्लाइड नंबर 19। ओके, नहीं चल रहा है ना? नो चलो फिर मैम। इसको स्टॉप करती हूँ, मैं स्टॉप शेयर करती हूँ। सिंपल ही करते हैं। ये मीन डेविएशन पढ़ लिया था ना? ओके, वी आर ऑन स्लाइड नंबर ऑफ कैपेचिनो सोल्ड एट नेस्कैफे, ये विजिबल यस है? मैम। ओके, यस मैम, यही यस मैम। करते हैं एग्जाम्पल, ये वाला करते हैं। द नंबर ऑफ कैपेचिनो सोल्ड एट द नेस्कैफे इन एस्कॉम्स बिटवीन 4 and 7 p.m. फॉर 5 days in October were 20, 40, 50, 60 and 80. Determine the mean deviation for the number of cappuccinos sold. Okay, so what is the first step? The first step is calculate what? Calculate the mean. Okay, the mean of 20, 40, 50, 60 and 80 is 50.
ओके। इसको सबको सम करना है, डिवाइडेड बाय 5, ओके। तो दैट इज 50। नाउ व्हाट डू वी डू? सेकंड स्टेप इज subtract the mean from all of these individual observations. 20 minus 50, 40 minus 50, 50 minus 50, 60 minus 50, 80 minus 50, okay, which is minus 30, minus 10, 0, 10 and 30, okay. So absolute deviation is ignoring the sign. This third step is sum all these absolute deviations, which is 80. Now 80, that is sum of all the absolute deviations divided by n. What is n? 1, 2, 3, 4, 5. N is 5. So mean deviation is summation of vertical bar, x is individual observation, minus x bar is what? Mean, divided by n, which is 80 divided by 5, which is equal to 16. ठीक है? अगर किसी को डाउट होगा ना, प्लीज बीच में ना रेज हैंड कर देना, आराध्या आप मुझे बता देना, ओके, बिकॉज दीज आर कैलकुलेशंस. सो मीन डेविएशन इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 16, ओके. नाउ वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. अब हमने मीन डेविएशन कर लिया, वील गो वन स्टेप फर्दर, ओके. दिस इज द मेन थिंग विच ऑल ऑफ यू शुड नो. व्हाट इज वेरियंस, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? It is the most commonly used thing in biostats. Standard deviation is so important that it is a basis for many formulas later on, okay. SD आना चाहिए आपको सबको. Variance is defined as the average of the square deviations. Almost सारा का सारा फॉर्मूला सेम है मीन डेविएशन वाला, बस एक चीज इसमें डिफरेंट है कि सिग्मा स्क्वायर विच इज वेरियंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू विच इज पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, total number of say people or units in the population, एंड यहां पर स्क्वायर है. बस यही फर्क है. मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूला में स्क्वायर का फर्क है. मीन डिविएशन में एक्स माइनस एक्स बार बाई एन था, इसमें समेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू या एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन है. बाकी कुछ भी फर्क नहीं है, सेम फॉर्मूला है, ओके. How do you derive the variance formula? First, subtract the mean from each of the scores. Same जो हमने mean deviation में किया था. This difference is called a deviate or a deviation score. सबसे पहले observation ली, सबसे पहले mean calculate किया. मीन कैलकुलेट किया, उसके बाद ऑब्जर्वेशन ली, मीन उसमें से माइनस कर लिया, डिविएट निकाल लिया, ठीक है. डिविएट को स्क्वायर कर लिया, हर डिविएट को एक्स माइनस एक्स बार को मीन्स और ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस है उसको स्क्वायर कर लिया. फिर क्या किया, इन सब स्क्वायर्स को ऐड कर लिया, समेशन ऑफ ऑल स्क्वायर्स एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर को ऐड कर लिया. डिवाइड द रिजल्ट बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और n माइनस वन इन केस द सैंपल साइज इज लेस देन 30, ओके. इसके बाद इसको डिवाइड हमने n से किया, या फिर अगर आपका सैंपल साइज लेस देन 30 है, जो कि अक्सर एग्जाम में होता है, उसको n माइनस वन से डिवाइड किया. सो दिस इज द फॉर्मूला, ओके. समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n or n minus 1 in case the sample size is less than 30. Take the square root which gives the standard deviation. So this is the square root, summation of x minus x bar whole square divided by n. अभी तक हम क्या कर रहे थे बेटा, वेरियंस कर रहे थे. वेरियंस इज व्हाट? वेरियंस इज दिस इज सिग्मा स्क्वायर. लेकिन हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है स्टैंडर्ड डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन इज सिग्मा, ओके. अब अगर सिग्मा स्क्वायर हमें पता है और हमें सिग्मा निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर इज सिग्मा, ओके. ये वाला टेक द स्क्वायर रूट विच गिव्स अस द स्टैंडर्ड डिविएशन. सो अल्टीमेटली हमने कहां पहुंचना है, वी वांट टू रीच हियर. व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन? स्टैंडर्ड डिविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस. व्हाट इज वेरियंस? वेरियंस इज समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n और n minus 1 in case the sample size is what? Less than 30. What is, if you don't want to forget the formula for SD ever, RMSD को याद रखना. रूट मीन स्क्वायर डिविएशन, ओके. इसको क्रैम कर लो. रूट मीन स्क्वायर डिविएशन, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज जस्ट अ क्रक्स ऑफ योर फॉर्मूला. रूट ऑफ मीन्स ऑफ स्क्वायर्ड डिविएशंस, RMSD. Standard deviation is the most frequent measure of deviation, widely used in biostats and in medicine. Defined as, this is the definition, it is root means square deviation. Root of the means of squared deviations, okay. Standard deviation is square root of variance. Variance is SD whole square. Variance is what? Variance is summation of x minus x bar whole square divided by n, or it is रूट छोड़ दो. वेरियंस इज मीन स्क्वायर डिविएशन, मीन ऑफ n
स्क्वायर डिविएशंस का सम, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज व्हाट? स्टैंडर्ड डिविएशन इज रूट ऑफ, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर डिविएशन। मीन का मतलब डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n से, डिविएशंस क्या है? x माइनस एक्स बार। इसको जब आप स्क्वायर करोगे तो आ गया स्क्वायर ऑफ डिविएशंस, ये डिवाइड किया n से तो बन गया मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशंस, और जब रूट निकाल दिया तो क्या बन गया? रूट मीन स्क्वायर डिविएशन। ओके ओके, देर इज दिस फॉर्मूला ऑल्सो, कॉम्प्यूटेशनल फॉर्मूला, ये मैं अभी नहीं करूंगी क्योंकि अल्टीमेटली इसका ज्यादा फायदा नहीं होता। आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आजकल सब कुछ सॉफ्टवेयर करता है। ओके तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला कर लीजिए, समेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। नाउ स्टूडेंट्स मस्ट बी वंडरिंग, कहीं जगह पर मैंने स्मॉल एन लिखा है, कहीं जगह पर मैंने कैपिटल एन लिखा है, कहीं जगह पर मैंने एक्स बार लिखा है यहाँ पर, कहीं जगह पर मैंने म्यू लिखा है। ओके इट इज ऑन पर्पस, ओके इट इज जस्ट नॉट एन एरर, please be very careful. Sigma square is population variance. Okay. X is a score. This is a score. Mu is population mean. And N is the number of scores in a population. Okay. I'll repeat again. Sigma square is population variance. X is a score. Mu is population mean. And capital N is what? Number of scores in a population. Okay. Let's compare it with this. वेरियंस ऑफ अ सैंपल, हमने पहले क्या किया था? वेरियंस ऑफ अ पॉपुलेशन इज सिग्मा स्क्वायर, वेरियंस ऑफ अ सैंपल इज एस स्क्वायर, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज एस। ओके एक्स माइनस एक्स बार इज व्हाट? एक्स बार इज मीन ऑफ अ सैंपल, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ यूनिट्स इन अ सैंपल। ओके कैपिटल एन वाज व्हाट? नंबर ऑफ पीपल इन अ population, or number of total number of scores in a data set. Mu was population mean, x bar is what? Sample mean. S square is sample variance. Sigma square was population variance. S square is sample variance. X is a score. X bar is the sample mean. And small n is the number of scores. So there is a difference between S square, that is sample variance, and sigma square, which is population variance. X bar, which is sample mean, and mu, which is population mean. Small n is number of scores in a sample. Capital N is number of scores in population. Okay. ये मैं आपको क्यों एम्फसाइज करके बता रही हूँ? क्योंकि फॉर्मूला चेंज हो जाता है जब आपको सैंपल की वेरिएंस पूछते हैं और आपका सैंपल साइज लेस देन 30 है तो n माइनस वन लगेगा। लेकिन अगर पॉपुलेशन की वेरिएंस या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा है तो पॉपुलेशन अक्सर हम कंसिडर करते हैं बिग पॉपुलेशन, मोर देन 30, तो उसमें कभी भी n माइनस वन डिनोमिनेटर में नहीं लगता है। ओके रिमेंबर इट, कई बार कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यू आता है, कैलकुलेट द पॉपुलेशन वेरिएंस, और आप नीचे लगा देते हैं n माइनस वन। नहीं, n माइनस वन नहीं लगाना है क्योंकि पॉपुलेशन वेरिएंस पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन पूछी है। अगर आपको सैंपल वेरिएंस और सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन पूछी है तो आप n माइनस वन लगा दीजिए डिनोमिनेटर में। ठीक है एक एग्जाम्पल करते हैं। ओके देखो, दिस इज द data set that you have 1 2 3 4 5 6 n. Okay your n is 6, summation of n, that is total sum of all the observations is 42, divided by 6, that is number of observations is 7. Now second step is what? You have to subtract 7 from all of these observations. 9 minus 7 is 2, 8 minus 7 is 1, and so on. यू हैव टू एड ऑल ऑफ इट, जीरो आएगा क्योंकि माइनस भी है इसमें प्लस भी है, तो हम क्या करेंगे ताकि ये कैंसिल नहीं हो, हम इसका स्क्वायर ले लेंगे और फिर बाद में उसको ऐड करेंगे। जब आप स्क्वायर लोगे उसको ऐड करोगे तो 12 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 2। ओके दिस इज, माइंड द वर्ड हियर, दिस इज सिग्मा। ओके मैं n माइनस वन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, यहाँ पर 6 ही ऑब्जर्वेशन है, लेस देन 30 है। अगर सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा होता तो 5 आता। ठीक है n 6 था, n माइनस वन 5 आता, तो डिनोमिनेटर में आप 5 से करते इसको डिवाइड। लेकिन क्यों, यहां पर हमने क्या पूछा है? सिग्मा स्क्वायर, विच इज पॉपुलेशन वेरिएंस। पॉपुलेशन वेरिएंस इज व्हाट? पॉपुलेशन वेरिएंस इज समेशन ऑफ x माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल N। ओके कैपिटल N पूछा है, स्मॉल n नहीं है, इसलिए n माइनस वन 6 होने के बाद, सॉरी सैंपल साइज 30 से कम 6 होने के बाद भी हम n माइनस वन नहीं करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे, और 12 डिवाइडेड बाई 6 इज गोइंग टू बी 2। ओके आई रिपीट इट अगेन, दिस वॉज योर डेटा सेट 9 8 6 5 8 एंड 6, n स्मॉल n नहीं, कैपिटल N आएगा यहाँ पे। कैपिटल N इज हाउ मच?
कैपिटल एन इज 6, यहाँ पर 6 आ गया। आपका म्यू लिखा है बेटा, एक्स बार नहीं लिखा है यहाँ पे। म्यू इज व्हाट? पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू 7। 42 दैट इज सम ऑफ ऑल ऑफ दिस डिवाइडेड बाय 6, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू 7। ठीक है, एक्स माइनस म्यू, एक्स बार नहीं लिखा है, एक्स माइनस म्यू इज इक्वल टू 2 1 दिस एंड दिस। एंड इसके बाद क्या किया, इसको स्क्वायर किया, एक्स माइनस म्यू जो भी आया इसको स्क्वायर किया, ये आपको सबको ऐड किया, समेट किया, दैट इज 12। अब समेशन को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, 2 से, सॉरी 6 से, 6 से डिवाइड करना है, क्योंकि n माइनस वन नहीं करेंगे। तो आप जब इसको 12 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। फॉरगेट दिस फॉर्मूला फॉर अ मोमेंट। ओके, सो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2। ओके, अगर आपने पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन निकालनी है, दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 2 हियर। ओके, राइट। This is again another example. This is your data set 8, 5, 4, 12, 15, 5 and 7. Okay. सबसे पहले हम क्या करेंगे, n is equal to 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x बार लिखा है। x बार का क्या मतलब है, ये म्यू नहीं है, ये सैंपल की आप वेरिएंस और सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हो। सैंपल में क्या टेक लगता है, कैच क्या है सैंपल में, सैंपल में कैच ये है कि इफ योर n इज लेस देन 30, denominator changes from n to n minus 1. Okay, so n is equal to 7 here, x bar is 56, which comes by adding all of this, 56 divided by 7, 7 is the denominator, is equal to 8. Okay, now what do? We square all of it। जब हम स्क्वायर करेंगे इन सबको, हमने x माइनस एक्स बार किया। ठीक है, जो भी हमारा मीन था हमने 8 मीन को माइनस कर दिया, 8 माइनस 8 इज 0, 5 माइनस 8 इज -3, 4 माइनस 8 इज -4 एंड सो ऑन। फिर हमने इन सबको स्क्वायर किया, 0 का स्क्वायर 0, -3 का 9, 4 -4 का 16। फिर हमने इन सबको समेट कर दिया, ऐड कर दिया। अब 100 को हमने किससे डिवाइड करना है, 100 को हमने डिवाइड करना है n-1 से। n से नहीं करना, क्योंकि हम सैंपल वेरिएंस और सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल रहे हैं, और हमारा सैंपल साइज यहाँ पर 7 है, n यहाँ पर 7 है, लेस देन 30 है। तो s स्क्वायर इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 16.67। 16.67 का जब आप अंडर रूट लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, सिग्मा नहीं है यहाँ पर, एस है, स्टैंडर्ड डिविएशन सैंपल की स्क्वायर रूट ऑफ 16.67 है, विच इज 4.08। ओके, so just a quick revision. What is range? Range is largest value minus smallest value. Mean deviation is equal to summation of vertical bars x minus x divided by n. Variance and standard deviation. Population variance is sigma square is equal to summation of x minus mu whole square. Okay, divided by capital N. Population standard deviation is square root of this. Okay. Now, what is the difference between SD and MD? SD is standard deviation and MD is mean deviation. Standard deviation is a measure of how spread out your numbers are. Spread कितना है आपके डेटा में, okay? It is a measure of spread or scatter. Whereas mean deviation tells us how far, on average, all values are from the middle. Okay, क्यों? क्योंकि हम हर वैल्यू को, मीन को हर वैल्यू में से माइनस करते हैं। मतलब कि हर वैल्यू का डिस्टेंस मीन से कितनी दूर है। ठीक है, जैसे एक वैल्यू है हमारे पास 0 और मीन हमारे पास 4 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 0 माइनस 4 लिख देंगे। फिर नेक्स्ट वैल्यू हमारी 2 है, मीन हमारा 4 है, हम क्या करेंगे, 2 माइनस 4। नेक्स्ट वैल्यू 4 है, 4 माइनस 4 इज 0। नेक्स्ट वैल्यू 8 है, 8 माइनस 4 इज 8। सो व्हाट आर वी कैलकुलेटिंग, essentially we are calculating what, the distance of one observation from the mean। Okay, so it's a measure of distance। एवरेज आउट करते हैं हम डिस्टेंसेस को फ्रॉम द मीन। ओके, बाद में उसको डिवाइड कर देते हैं n से, तो एवरेज निकाल देते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द मीन। ओके, राइट। Okay, the same example again. The number of challans issued during last 5 months in Jammu is 38, 26, 13, 41, and 22. What is the population variance? Okay, population variance. This is your number of challans which have been issued in the last 5 months. You first calculate what? You calculate what? You calculate mu. Mu is calculated by summation of x divided by capital N. Summation of all of this is 140. 140 divided by 1, 2, 3, 4, and 5 is 28. So your mu, that is population mean, is 28. Next step is minus करना है हर observation को mean से। 38 minus 28 is 10. 26 minus 28 is -2. 13 minus 28 is -15.
41 minus 28 is 13, 22 minus 28 is minus 6. फिर क्या करना है, इन सब का होल स्क्वायर लिखना है, 10 का होल स्क्वायर 100 है, 2 का 4 है, एंड सो ऑन। फिर इन सब को समेट करना है वापस, आपने समेट किया, 534 आ गया, उसको आपने 5 से ही डिवाइड किया, आपने इसको n-1 से डिवाइड नहीं किया। वाई? क्योंकि आप सैंपल वेरिएंस नहीं निकाल रहे हैं, आप यहाँ पर पॉपुलेशन वेरिएंस निकाल रहे हैं। पॉपुलेशन बड़ी कंसिडर की जाती है, सैंपल साइज 30 से कम होगा तो n-1 लगेगा। अगर स्पेसिफाई किया गया है सैंपल वेरिएंस निकालनी है या सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन निकालनी है तो प्लीज आप माइनस करें n-1 से। अगर नहीं लिखा है तो आप इसको कैपिटल N रहने दीजिए, और जितना n आपका एक्चुअल है 1 2 3 4 5, तो 534 को 5 से डिवाइड करें, आपका आंसर आ जाएगा 106.8। ओके। ओके, द आर्ली वेजेस फॉर अ सैंपल, प्लीज माइंड द वर्ड सैंपल हियर। ओके, यहाँ पर पॉपुलेशन नहीं लिखा है, सैंपल लिखा है। द आर्ली वेजेस फॉर अ सैंपल ऑफ पार्ट टाइम एम्प्लॉइज एट अ पेट्रोल पंप आर $12, $20, $16, $18 एंड $19। व्हाट इज द सैंपल वेरिएंस? एक चीज आपको क्लिक कर देनी चाहिए अभी तक, कि जहां वर्ड सैंपल यूज हुआ है वहां पर डिनोमिनेटर विल चेंज टू n-1 इफ द सैंपल साइज इज लेस देन 30। यहाँ पर कितने हमारे पास डेटा पॉइंट्स है? 1 2 3 4 5। सैंपल साइज इज 5 विच इज लेस देन 30। सो व्हाट डू? ये डिवाइडेड बाय n-1। एक चीज तो कैलकुलेशन में यहाँ पर आपकी श्योर होगी कि आपका डिनोमिनेटर n-1 आएगा। ठीक है, दिस इज द अर्ली वेज। व्हाट डू? द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? कैलकुलेट द मीन। ओके, आपने मीन निकालना है, 85 को डिवाइड करना है किससे? 5 से। जो भी आपका मीन आएगा उसको आप करते जाइए, सब्ट्रैक्ट करते जाइए। ठीक है, जैसे आपने सब्ट्रैक्ट किया, 12 5 23, आई थिंक द मीन इज 17 ईयर। ओके, 12 minus 17 is 3, 16 minus 17 is -1, 18 minus 17 is 1, 19 minus 17 is 2, 12 minus 17 is -5। ओके, तो 85 डिवाइडेड बाय 5 इज 17, इसको आपने सब्ट्रैक्ट किया, इसका स्क्वायर किया, आपके पास 40 आ गया। पर आपने 40 को 5 से नहीं डिवाइड करना, 5-1 से करना है। दैट इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 10 इन डॉलर स्क्वायर्ड। ओके, सो योर सैंपल वेरिएंस इज 10, and what is your sample standard deviation? Square root of this variance, okay, which is square root of 10. Okay, these are your values, example of population variance and population standard deviation. Okay, ये आपका, ये आपकी वैल्यूज है, ये वाली। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने मीन निकालना है। आपने सबको ऐड कर लिया, 580 आया, डिवाइडेड बाय 5 किया, 116 आपका मीन आ गया। डिविएशन फ्रॉम 116 निकाली हर ऑब्जर्वेशन की। 111 माइनस 116, 114 माइनस 116, 117 माइनस 116, 118 माइनस 116, 120 माइनस 116। ये आपके डेटा पॉइंट्स आ गए। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इनको स्क्वायर कर दिया। ओके, गो स्टेप बाय स्टेप, यू विल नेवर गो रॉन्ग। ओके, उसके बाद क्या किया, इन सबको समेट कर दिया। ओके, उसके बाद डिवाइड किया 5 से। क्यों 5-1 से क्यों डिवाइड नहीं किया? क्योंकि पॉपुलेशन वेरिएंस पूछी है उन्होंने, सैंपल वेरिएंस नहीं पूछी है। व्हाट यू गेट इज 10, एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन? इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 10 विच इज इक्वल टू 3.16। ओके, now the last thing for today is coefficient of variation. Okay, it's again something which has more practical utility than numerical. It is used to express standard deviation as a percentage of the mean. Very important MCQ in NEET. बहुत बार आपको क्वेश्चंस आते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे, बिकॉज इट इज वेरी often used in practical public health. Okay, it is used to express standard deviation as a percentage of the mean. Okay, CV का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100 एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंट। ओके, सैंपल का क्या रहेगा? सैंपल का रहेगा स्मॉल s डिवाइडेड बाय x बार इंटू 100। पॉपुलेशन का कोएफिशिएंट वेरिएशन क्या रहेगा? सिग्मा डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन मीन विच इज म्यू इंटू 100। व्हाई? वी हैव सिंपली चेंज्ड द सिंबल्स हियर, नथिंग एल्स। इट इज स्टैंडर्ड डिविएशन as a percentage of the mean. Again here standard deviation as a percentage of the mean, so it is sigma divided by mu, it is small s divided by x bar. Okay, but always remember that it is expressed as a percentage and it is nothing but standard deviation divided by mean expressed as a percentage. That is standard deviation divided by mean into 100. Okay, coefficient of variation as a measure is a measure of relative variability. CV is simply a measure of dispersion of the variable around the mean.
CV is particularly useful when you want to compare results from two different surveys or tests that have different measures or values. For example, if you're comparing the results of two tests that have different scoring mechanisms or different units, if sample A has a coefficient of variation of 12%, sample B has a coefficient of variation of 25%, you would say that sample B has more variation in it relative to its mean. So, lower the value of coefficient of variation, more precise is your estimate. जितना आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होता है उतना आपका एस्टिमेट मोर प्रिसाइज होता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप हीमोग्लोबिन टेस्ट कर रहे हैं, आपने दो डिफरेंट मेथड्स यूज किए हीमोग्लोबिन को टेस्ट करने के लिए, और आप देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फर्स्ट मेथड में 25% आ रहा है, सेकेंड मेथड में 68% आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? हमारा फर्स्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग हीमोग्लोबिन इज बेटर बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज लो और माई एस्टिमेट इज मोर प्रिसाइज. मतलब कि मेरे को दोनों मेथड्स में से कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, अप्रूवल लेना चाहिए उस मेथड का, फर्स्ट वाले का, जिसका वेरिएशन जिसमें कम है. मतलब जो भी मैं रिजल्ट पेशेंट्स का निकाल रही हूँ उसमें बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं आ रही, आसपास आ रहे हैं रिजल्ट्स, एक जैसे मिलते जुलते आ रहे हैं सबके. ठीक है. इफ टू वेरिएबल्स हैव एग्जैक्ट सेम मीन बट वन वेरिएबल हैज अ स्मॉलर SD, okay, that is standard deviation. Coefficient of variation is equal to standard deviation divided by mean into 100, which is 3 divided by 6 into 100, which is 50%. Coefficient of variation in the second case is 2, that is standard deviation, divided by 6, that is mean, into 100, which is 33.3%. It is evident that dispersion is lower in the second variable than the first variable, as the variables with smaller CV are less dispersed than the variable with larger CV. तो हम कौन सा वाला लेंगे? इसमें लेसर डिस्पर्शन है, हम ये वाला अप्रूव करेंगे. इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है, स्कैटर ज्यादा है, इसमें जो भी हमारे एस्टिमेट्स आ रहे हैं वो मीन से वो ट्रू वैल्यू से मिलते जुलते हैं, आसपास है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है डेटा सेट में. तो वी विल अप्रूव ऑफ दिस मेथड. ओके, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. You are comparing hexokinase method and glucose oxidase method for measuring blood glucose. ये दो methods हैं. One is glucose oxidase method, this one, and the second is hexokinase method. ये एक मेथड है, ये दूसरा मेथड है. आप कर क्या रहे हैं? आप मेजरिंग ग्लूकोज. दीज आर टू मेथड्स फॉर मेजरिंग ग्लूकोज. आप दो मेथड्स को कंपेयर कर रहे हैं. Standard deviation for first method is 4.8. That is for the hexokinase method, it is 4.8. And the standard deviation for the glucose oxidase method is 4. मान लीजिए हम यहीं रुक जाते हैं, तो हमें एकदम apparently देख के क्या लगेगा? हमें लगेगा कि स्टैंडर्ड डिविएशन ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड की कम है, मतलब इसमें वेरिएबिलिटी कम है, तो ये मेथड अच्छा होगा. ठीक है, एक बार के लिए हम ये समझते हैं कि ये मेथड अच्छा होगा, इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएबिलिटी थोड़ी ज्यादा आ रही है अराउंड द मीन, तो ये वेरिएबल आ रहे हैं आपके रिजल्ट, तो ये मेथड उतना प्रिसाइज नहीं है, ये मेथड अच्छा है. ठीक है, लेकिन यहां पर आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की कितनी यूटिलिटी है. बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डिविएशन यू माइट कंक्लूड that the glucose oxidase method is more precise than the hexokinase method, but it is not true in real life. Why? In this example, a comparison of the coefficient of variation shows you that the methods are equally precise. Why? Look at this example. Assuming the mean for the hexokinase method is 120, the mean glucose after using hexokinase method, if it is 120, and the mean for the glucose oxidase method is 100, calculate the CV for both the methods. Let's see how we calculate the CV here. See, this is your coefficient of variation. It is standard deviation divided by mean into 100. For the first method, that is the hexokinase method, the standard deviation was 4.8. We divided by mean, which was 120. We multiply it with 100. We get what? 0.04. Okay. That is 4% of coefficient of variation. Let's see this method, the glucose oxidase method. Standard deviation is 4, but the mean is 100, not 120. Okay. So denominator इसका थोड़ा है, छोटा है, right? So it is 4, that is standard deviation, divided by 100 into 100, which is again 4. So what do you conclude? You conclude that both the methods are equally precise. इसमें भी coefficient of variation of standard deviation around the mean is 4%. इसमें भी variation of standard deviation around the mean is 4%. So both the methods are equally good. So don't always depend only on the standard deviation, that look, standard deviation is going to give me variability. मुझे पता लगेगा मेरे सैंपल में वेरिएबिलिटी कितनी है, तो मैं क्या करूंगी, मैं जो
वेरिएबिलिटी ज्यादा है उसको डिक्लेयर कर दूंगी कि ये तो इतना अच्छा मेथड नहीं है, इसकी वेरिएबिलिटी कम है तो ये ज्यादा प्रिसाइज है. डोंट एवर डू दैट. You should always, fall back on the coefficient of variation calculation. See what is the, calculation of standard deviation as a percentage of the mean. When you calculate standard deviation as a percentage of the mean, you see that the mean also matters. The standard deviation is not the only parameter that matters, that is going to tell you how precise your tool or your instrument is. What also matters is, apart from the standard deviation, the calculation of CV requires SD, and also the calculation or the estimate of mean. So you have to divide SD by mean into 100, and it's a very good example to understand that CV for both the methods were 4%, in spite of the fact that SD for one method was very different from the SD for the other method. Why? Because the means were different. Okay. So this is just a practical example to tell you that coefficient of variation has its own utility in public health. Okay. Now, this was just an example again. Blood glucose data from healthy volunteers in medical school. Ranges were of ages were from 22 to 30 years. The mode was 82. हमने last time किया था. Median was 90. You sum up all the observations, divide by total number of observations, which is 6, and you get 90. Median was 90 after arranging these in ascending and descending order. Okay. Mean was 95. Minimum minus maximum is what? What is the minimum value? I think the minimum value is 78 and the maximum value is 130. So 130 minus 78, that is your range. Okay, it is 52. And what is the variance? Variance is the square of all the deviations. Okay, you know the mean. You have to subtract the mean from each of the individual observations. This is 17. 95 minus 78 whole square, 95 minus 82 whole square, 95 minus 82 whole square, 95 minus 98 whole square, 95 minus 100 whole square, 95 minus 130 whole square. Okay, and divided by 5. Okay, not 6 but 5. Why 5? Because we are calculating sample standard deviation. Okay, so n minus 1 यहाँ पर भूलना नहीं है. So it is 377.2 का square root, which is 19.4. Okay, so the standard deviation for this sample is 19.4. Okay. Now the last thing, standard error of the mean. Standard error of mean is also called SE. Again, a very important MCQ. It is a measure of variability among means of samples selected from certain population. मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ी population है और हम लोग 50 पीपल निकल जाते हैं रिसर्चर्स और हम बोलते हैं हमने मीन हीमोग्लोबिन देखना है इस पॉपुलेशन का. मैंने एक 100 बंदे पकड़ लिए, किसी और ने एक और सैंपल ऑफ 100 पीपल ले लिया, किसी ने गांधीनगर से की स्टडी, किसी ने बख्शीनगर की, किसी ने ग्रेटर कैलाश में की, किसी ने सैनिक कॉलोनी में की, किसी ने विजयपुर में कर ली, किसी ने कठुआ में कर ली. ओके, और हमने क्या किया, हर किसी ने ना एक एक मीन निकाला अपने सैंपल से. अगर पॉपुलेशन हमारी होमोजेनस है, मिलते जुलते लोग रहते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, मीन्स ज्यादा डिफरेंट नहीं होने चाहिए. लेकिन अगर हम वेरिएबिलिटी मीन्स में देखना चाहते हैं, हमने बहुत सारे सैंपल्स लिए, 100 के बहुत सारे सैंपल्स लिए, एक बहुत 1 लाख की पॉपुलेशन से, और हर सैंपल का एक मीन निकाला. अब मीन सब सैंपल्स का डिफरेंट होगा. हो सकता है, मान लीजिए एज्यूम करते हैं कि हमने गांधीनगर में जो हीमोग्लोबिन लिया वो 12 आया, मीन मीन हीमोग्लोबिन 12 आया 100 लोगों का गांधीनगर में. हमने जब वो सेम त्रिकुटा नगर में स्टडी की तो मीन 12.5 आ रहा है. हमने कहीं और की, कठुआ में की, तो मीन 14 आ रहा है. हमने आरएसपुरा में की तो मीन 13.5 आ रहा है. मीन कभी भी सेम नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि सब लोग डिफरेंट हैं. ठीक है, तो लेकिन देर इज सम वेरिएबिलिटी अमंग द मीन्स ऑल्सो, राइट? Whenever you study what is the variation among means of samples selected from a particular population, that is what is called standard error. Error तो है ना, ट्रू मीन कुछ और है 1 लाख लोगों का, लेकिन देर इज सम एरर इन कैलकुलेशन. जब मैं 100 लोगों को सिर्फ स्टडी करती हूँ, कुछ एरर तो आएगा ना. तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन इज अ मेजर ऑफ द वेरिएबिलिटी अमंग मीन्स. जितने हमने मीन्स लिए उनमें कितनी वेरिएशन आ रही है of samples selected from one particular population. So SE, standard error of the mean, is equal to S, that is standard deviation, divided by square root of n.
Okay, it's again a very, very important formula. Standard error of the mean is equal to standard deviation divided by square root of n. बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप करोगे जब आप नीट पीजी की तैयारी करोगे, ओके। लेकिन आपको इसके लिए सिर्फ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन क्या होता है। जब आप एक सर्टन पॉपुलेशन से बहुत सारे मीन्स एक्सट्रैक्ट करते हैं और आप देखते हैं मीन्स आपस में डिफर कितने कर रहे हैं, व्हाट इज द इज अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी अमंग मीन्स विच हैव बीन टेकन from the same population of samples which have been taken from the same population. So standard error of the mean is equal to standard deviation divided by square root of n, where n is the total number of people in the population. Okay. This was an example. I think we are running out of time. We'll not go through this. Okay. And I'm done for good. But there is just one thing I want you to understand. What is the difference between standard deviation and standard error? Okay. Many scientists are confused about the difference between standard deviation and standard error of the mean. Standard deviation quantifies scatter. आपको स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है कि एक पर्टिकुलर डेटा सेट में डिस्पर्शन कितनी है, वेरिएबिलिटी कितनी है, स्कैटर कितना है, हाउ मच द वैल्यूज वेरी फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से वैल्यूज कितनी डिफरेंट है। द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन क्वांटिफाइज हाउ एक्यूरेटली यू नो द ट्रू पॉपुलेशन मीन। मतलब कि जो एक पॉपुलेशन 1 लाख की है उसमें एक मीन हीमोग्लोबिन होगा, लेकिन क्योंकि हम 1 लाख लोगों का सैंपल ब्लड का नहीं ले सकते, तो कभी भी हमें ट्रू पॉपुलेशन मीन नहीं पता लग सकता। हमें हमेशा सैंपल मीन ही पता लगेगा। लेकिन ट्रू पॉपुलेशन मीन जानने के लिए कितना एक्यूरेट हम सैंपल ले रहे हैं और कितनी एक्यूरेट कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हमारा ट्रू पॉपुलेशन मीन से आसपास ही होना चाहिए सैंपल मीन। ओके। जैसे जैसे आप सैंपल साइज बढ़ाते जाते हैं ना, मान लीजिए 100 की जगह आपने 1,000 लोग कर लिए, 100 की जगह आपने 10,000 लोग कर लिए 1 लाख पॉपुलेशन में से, ओके। एरर कम होता जाएगा। क्यों? जैसे ही आपका सैंपल साइज बढ़ेगा ना, आपका जो उस सैंपल साइज का मीन आएगा ना, इट विल स्टार्ट गेटिंग क्लोजर टू द पॉपुलेशन मीन। जैसे पॉपुलेशन मीन के क्लोज होता जाएगा आपका एक्चुअल मीन ऑफ योर सैंपल, एरर विल डिक्रीज। सो द एससीएम, दैट इज एरर, स्टैंडर्ड एरर, गेट्स स्मॉलर एज योर सैंपल्स गेट लार्जर। जैसे ही आप 1 लाख पे पहुंचेंगे, आपका स्टैंडर्ड एरर रहेगा ही नहीं। 1 लाख पॉपुलेशन का जब आप मीन लेंगे, इट इज द एक्चुअल ट्रू मीन। जब आप 10,000 का मीन लेंगे, वो बेटर देन 1,000 का होगा। जब आप 1,000 का लेंगे, वो बेटर देन 100 का होगा। जब आप 100 का लेंगे, वो बेटर देन 10 का होगा। सो एज योर सैंपल्स गेट लार्जर, द एरर वैल्यू कीप्स ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज द मीन ऑफ अ लार्ज सैंपल is likely to be closer to the true mean that in than is the mean of a small sample. Okay, so simple चीज इसमें समझने वाली क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्वांटिफाइज स्कैटर, हाउ मच द वैल्यूज वेरी फ्रॉम वन अनदर, बस इतना ही है। स्टैंडर्ड डिविएशन विल टेल यू वैल्यूज कितनी डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन विल टेल यू हाउ एक्यूरेटली you know the true population mean, or in other words, how the values vary from the true population mean. Okay, I'm done for today. We can have a few poll questions if you will. And if you have any doubts, please feel free to ask and we'll elaborate more on this. I'm not showing you JASP and Jamovi or SPSS today because my bandwidth will not allow me to share any heavy softwares. So we'll keep that for next time. And next time, we are going to talk about normal distribution, and all these concepts, they will be, I think, more clear in the next class, because you will know practical, application of these concepts in the next class. What is skewed data? What is normal distribution? What percentage of data lies between mean plus minus one standard deviation? What percentage of data lies between mean plus minus two standard deviations? And we'll do some numericals hands-on to make the concepts more clear. Okay. So I'm done for today. Aradhya, can we have the polls? Sure, ma'am. Should I just start with the polls right Yes, away? yes. Yeah, right away. Sure, ma'am. So we have three polls, and I'll just share the first one. And this time the polls, they are pretty lengthy. So I guess, ma'am, will give them at least 45 seconds to 1 minute for each poll. Fine, Aradhya, no issues. Sure. I've shared the first poll. Which of the following statements defines the 97.5 percentile value for a data sample, regardless of the sample data distribution? 97.5th percentile is defined by which of the following statements?
The value that is 97.5% larger than the sample mean. The value such that 2.5% of the sample observations are larger than this value and 97.5% of the sample observations are smaller than this value. The value such that 97.5% of the sample observations are larger than this value and 2.5% of the sample observations are smaller than this value. The value always corresponds to the sample mean plus 2 standard deviations. We'll end this poll in another 5 seconds. Okay, ma'am. I'll just share the results for this poll. So 57% of you, that is more than half of you, have answered this correctly. Yes, 97.5th percentile means that only 2.5% of the sample observations are larger than this value, and rest all observations, that is 97.5% of the observations, are smaller than this value. Okay. Ma'am, I'll share the next poll now. Which of the following statements define the 75th percentile value for data sample? The value such that 75% of the sample observations are larger than this value and 25% are smaller. The value that is 25% larger than the sample mean, the value that is 75% of the largest observation in the sample, the value such that 25% of the sample observations are larger than this value, and 75% of the sample observations are smaller than this value. We'll end this poll in another 5 seconds. So make sure you have answered it. 75th percentile is third quartile. It is Q3, okay? So 75% of the observations are smaller than Q3 and 25% are larger. So I'm glad 75% of you have answered this correctly, okay? Now we have the last poll for today. Which of the following sample statistics is least sensitive to influence of outliers for a sample continuous data measure? This pertains to the last week class. Which of the following statistics is least sensitive to the influence of outliers? You all know that there is only one disadvantage of mean, that it is influenced by extreme observations or outliers. So what is not influenced by outliers? Yes, most of you have answered correctly. I'll end this poll, ma'am. Yeah. It is the median. The median. For finding out the median, what do? We arrange the data in ascending or descending order. When you have arranged the data, it does not matter that if there is one very big observation or very large observation or an outlier in data. Okay, because that outlier will be at one end, either the smallest end or the largest end of an observation, and the central point is what matters. For the median, the center matters. Okay, so the sample median, which is quartile 2 or 50th percentile, is what? It is not influenced by any large observation, okay, or outlier in a data set. So I think this was the last question for today. Okay, so now I'll hand it over to Ananya to kindly wrap up the session for today. That was all from my end. Thank you so much, everyone. I'm sorry I could not show you any software today because of the bandwidth problem. Hopefully next weekend we will do it on softwares. No issues, Normal. ma'am. It's all right. It's all Yeah. right. Thank you so much. Thank you. Radhya, I'll leave. Okay. Sure, Thank sure, you ma'am. so much, all of you, for coming. Thank you for your cooperation and trust in me. Thank you so much. God bless you all. Good night. Uh, we appreciate everyone for joining us today. We hope you found the discussion fruitful. Uh,
Before we wrap up, kindly fill out the feedback form provided in the chat box. This will also serve as your attendance record. Thank you for your active participation. We look forward to seeing you at our next session. Further details will be shared in the WhatsApp group. I have shared this form in the chat box, so you guys can fill it, and as soon as you do, you can leave it.